मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी लौटते कदम पार्ट 2। ये कहानी है सुपर्णा की, जो 8 साल पहले अपने प्रेमी आदिल का हाथ पकड़ के अपने घर और परिवार छोड़कर कोलकाता से दिल्ली आ गई थी। लेकिन आदिल से उसका तलाक हो गया और उसके घर वालों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। सुपर्णा एकदम अकेली हो गई थी। 8 साल बाद उसे घर से बुलावा आया है। वो खुश जरूर है, लेकिन सफर शुरू होते ही उसे पता चलता है कि ये बुलावा इसलिए आया है क्योंकि उसके घर में जायदाद का बंटवारा हो रहा है। अब आगे। सुपर्णा को मन कर रहा था कि वो चेन खींचकर ट्रेन रोक दे और उतर जाए ट्रेन से। वो झटके से उठ भी गई। हाथ ट्रेन की तरफ बढ़ाया तो ऊपरी बर्थ पर चादर से झांक रही 2 बड़ी बड़ी आंखें और एक खुले हुए मुंह ने उसका ध्यान खींचा। कोई 7-8 साल का बच्चा होगा। सुपर्णा को अपनी तरफ देखते हुए बोला, आंटी इसके साथ मत खेलिए, मम्मा कहती है पुलिस पकड़ के ले जाएगी। सुपर्णा को लगा मानो किसी ने उसके ऊपर एक बाल्टी ठंडा पानी डाल दिया हो। उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ गया। वो धम से अपनी सीट पर बैठ गई। उसे एहसास हुआ कि दादा मोनी चाहे किसी भी वजह से उसे कोलकाता बुला रहे हों, लेकिन वो जानती थी कि माँ और बागची मैंशन दोनों उसके इंतजार में होंगे। और हाँ, उसके पास इस सफर पे जाने का एक और मकसद भी तो था। आदिल की यादों वाली गठरी उसे खाली जो करनी थी। ट्रेन की आवाज आपके मन के हिसाब से खुद को बदलती है। कभी गौर किया है आपने? जो मुसाफिर खुश हैं उनके लिए ट्रेन के चक्के पटरियों पर दादरा बजाते हुए गुजरते हैं, और जो मुसाफिर बेचैन हैं उनके लिए चक्के 3 ताल बजाते हैं। 3 ताल से दिल्ली में सुपर्णा का स्वागत करने वाली कालका मेल आज उसे वापस दादरा की संगत में ले जा रही थी। ऊपर वाली बर्थ पर सोया बच्चा उठकर बैठ गया था। नीचे झांकते हुए बोला, आंटी मुझे नीचे उतरना है, मम्मा तो अभी भी सो रही है। सुपर्णा ने उसे गोद में लेकर उतारा तो उसने बड़े स्टाइल से कहा, थैंक यू आंटी, मेरा नाम शौविक है, आपका? जब तक शौविक की मम्मी उठी, सुपर्णा और शौविक दोस्त बन चुके थे। उसकी मम्मी उसे कुछ देर बाद लेकर टॉयलेट चली गई। चाय चाय, मसाले वाली चाय। आवाज उभरने के साथ ही स्टील की केतली लिए सामने चाय वाला खड़ा हो गया। सुपर्णा अपना पर्स खंगालते हुए बोली, एक चाय देना। मैम खुला दीजिएगा, उसने चाय पकड़ाते हुए कहा। चाय पीने को हुई तो आंखें भर भरा उठी। आखिरी स्टेशन दिल्ली था आदिल के साथ के उस सफर में। तब भी चाय वाला आया था। जब चाय पीने की जिद की तो आदिल बोल पड़ा था, 5 मिनट स्टेशन को रह गए हैं, तुम चाय पी भी नहीं पाओगी और स्टेशन आ जाएगा। सुपर्णा आदिल की आंखों में आंखें डालते हुए शरारती अंदाज में बोली थी, प्लीज ओ भैया चाय वाले, एक चाय दे ही दीजिए, मैम जी मानेंगी नहीं। कहते हुए आदिल ने पर्स से 10 का नोट निकालकर आगे बढ़ाया था। 7 रुपये साहब जी, छुट्टा नहीं है। चाय वाले ने तगादा किया तो आदिल ने सुपर्णा को चाय थमाते हुए कहा था, ले जाओ यार, नहीं चाहिए चेंज। सुपर्णा ने अपनी जिद से चाय ले तो ली थी, एक ही घूंट में चाय पीते ही वो होंठ और जीभ जला बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें छलछला आई थीं। आदिल दोनों हथेलियों में उसका चेहरा लेकर जल्दी जल्दी फूंक मारने लगा। मैंने मना किया था ना। उसने अपनी प्यार भरी डांट भी पिला दी थी। ट्रेन दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। सुपर्णा के मुंह से निकलने वाला ही था कि अतीत से उसे खींचती हुई टीटी की आवाज सुनाई दी, टिकट प्लीज। खिड़की के बाहर नजर गई तो गाजियाबाद लिखा हुआ बोर्ड उसे बाय कर रहा था। आंटी आपको लूडो खेलना आता है? शौविक वापस सीट पर आ गया था। सुपर्णा के हाँ कहने के पहले ही उसने अपनी मम्मी से कहकर लूडो का बोर्ड निकलवा लिया। सीट पर लूडो का बोर्ड फैलाकर शौविक उसकी तरफ मिन्नत भरी नजरों से देखने लगा। बचपन में वो भी तो दादा मोनी और छोटदा से यूं ही मिन्नत करती थी अपने साथ खेलने के लिए। उन दिनों को याद करके वो शौविक के साथ खेल में लग गई, लेकिन उसका ध्यान खिड़की के बाहर था। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। एक एक करके स्टेशन निकल रहे थे। वो लम्हे जिन्हें लेकर वो दिल्ली आई थी, हर स्टेशन पर उनमें से कुछ न कुछ छूटता जा रहा था। सुपर्णा भरे मन और सूनी आंखों से उन्हें जाने देना चाह रही थी। पकड़ने की कोई इच्छा उसकी हथेलियों में नहीं दिख रही थी। सूरज
आसमान में चढ़ने लगा था। ट्रेन कभी खेतों से तो कभी खलिहानों से गुजरती थी। दोपहर का खाना पेंट्री वाले देने लगे थे। सुपर्णा को याद आया कि उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था। एल्युमिनियम फॉइल में बंद खाने को देखकर उसे एक गुजरा ज़माना याद आ गया जब वो इस खाने को देखकर नाक भौं सिकोड़ती थी, लेकिन आज वो चुपचाप खा गई। उसकी जिंदगी में कोई उसकी शिकायतें सुनने वाला भी तो नहीं था। खाना खाकर बोगी के सारे मुसाफिर सो गए। सुपर्णा भी लेट गई। अपनी जिंदगी का लेखा जोखा करती रही। ट्रेन के चक्के की आवाज़ के साथ उसे अपने उल्टे जा रहे कदमों की भी आहट सुनाई दे रही थी। सुपर्णा ने फ़ोन निकालने के लिए पर्स में हाथ डाला तो एक कांच के कुछ टुकड़े उसके हाथों में आ गए। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई थी। कान में कोई फुसफुसाया, ये लो रंग बिरंगी चूड़ियाँ। आदिल के साथ एक पुराने लम्हे का ख्याल फिर वापस आ गया था। इससे पहले कि सुपर्णा पूछती कहाँ से, कैसे, उसकी नज़र सामने के स्टेशन पर अटक गई, कानपुर सेंट्रल। उसके होठों पर मुस्कान फैल गई और कलाइयाँ आगे करते हुए कहा, अब पहना भी दो। ट्रेन में बैठे यात्रियों की निगाहें पूरा रस ले रही थीं। आदिल कानपुर स्टेशन पे उतरा तो था पानी लेने, लेकिन ये चूड़ियाँ खरीद लाया था। आदिल झेप गया, बोला, तुम भी ना नौटंकी हो, सब हम ही को देख रहे हैं। सुपर्णा ने आंखें मटकाते हुए कहा था, तुम उनको मत देखो ना, मुझको देखो। अच्छा जी, कहते हुए आदिल ने उसके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहना दी थीं। ऐसा लगा मानो उसने हाथों में इंद्रधनुष लपेट लिया हो। आपकी उंगली से खून निकल रहा है, सामने वाली वृद्ध महिला ने टोका तो सुपर्णा सकपकाकर यादों से बाहर आई और अपने रुमाल से हल्के से उंगली को लपेट लिया। खून अभी भी बहे जा रहा था और वो इस दर्द को यहीं पर बहा देना चाहती थी। कानपुर छूट रहा था और उसने यादों की गठरी से उस सफ़र की एक और याद निकालकर वहीं स्टेशन पर छोड़ दी। दोपहर की नींद पूरी करके शौविक सुवर्णा की बर्थ पर आ बैठा। खिड़की से बाहर देखता रहा। आंटी, जब हम ट्रेन में आगे चलते हैं ना तो पेड़ पीछे पीछे चलते हैं। सुपर्णा शौविक के भोलेपन पर मुस्कुरा उठी। काश वो उसको बता पाती कि आगे बढ़ती हुई ट्रेन के साथ उसका मन भी वक्त में पीछे चल रहा था। किसी पुल से गुजर रही थी अब ट्रेन। उस शाम भी कालका मेल एक पुल से गुजरी थी। जोरदार खटर खटर की आवाज़ सुनकर सुपर्णा ने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए थे। आदिल हंस पड़ा था। सुपर्णा ने चिढ़ते हुए पूछा था, इसमें हंसने की क्या बात है, तुमको शोर नहीं सुनाई देता? और आदिल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा था, मुझे तो सिर्फ सुपर्णा सुपर्णा सुनाई दिया। प्यार में पड़े दिलों ने ठान ली थी दुनिया को एक खूबसूरत नज़र से देखने के लिए। जब ट्रेन अगले पुल से गुजरी तो सुपर्णा बोल उठी, आदिल आदिल आदिल। आज भी उस एसी कंपार्टमेंट में बैठी सुपर्णा के कानों तक कोई शोर नहीं पहुंच रहा था। आज उसके दिल को आदिल 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 कहने की ज़रूरत नहीं थी। उसने मन का पिंजरा खोल के एक और याद जिंदगी के सुर्ख आसमान में उड़ा दी और ट्रेन इलाहाबाद स्टेशन पर रुक गई। स्टेशन पर अफरा तफरी मची हुई थी। 10 मिनट रुकती थी गाड़ी यहाँ। आदिल ने उससे पूछा था, कभी संगम पे गई हो? उसने हाँ में सर हिलाया तो आदिल बोला था, इट्स अमेजिंग ना, कैसे 2 नदियाँ मिल जाती हैं। सुपर्णा ने उसको टोका, 2 नहीं 3। अच्छा, तीसरी नदी देखी हो क्या? आदिल ने छेड़ा तो सुपर्णा खिलखिला पड़ी, अरे बुद्धू, दिखती थोड़े ना है, मुझे तो शक की तरह लगती है ये नदी। प्यार से गले मिलती गंगा जमुना के बीच आके उनको अलग करने की कोशिश करती है। आदिल की फिलॉसफी सुनकर सुपर्णा ने उसकी पीठ पर सर टिका दिया और बोली, हमारे बीच तो ऐसा कभी नहीं होगा ना पगली। कहते हुए आदिल ने उसकी हथेलियां जकड़ ली थीं, मानो वादा कर रहा हो कि वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे। 8 साल बाद अब उस वादे का कोई वजूद नहीं रह गया था। ट्रेन जब स्टेशन से निकलकर संगम से गुजरी तो सुपर्णा ने खिड़की से बाहर देखकर एक बहती धार में आदिल का वो वादा बहा दिया और वो अकेली रह गई थी। आधा रास्ता गुजर चुका था और सुपर्णा का मन धीरे धीरे हल्का होने लगा था। अंधेरा हुआ तब भी वो खिड़की से बाहर देखती रही।
कोई टिमटिमाती रोशनी दिख जाती तो एक अजीब सा सुकून मिलता उसे, मानो मानो मन दिलासा दे रहा हो कि वो अकेली नहीं है, कहीं कोई है जो उसके पास है। इन्हीं अंधेरों में उसे अपनी आवाज सुनाई दी, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौरी गली सून कैले बलमू। वो ये कजरी अक्सर गाती तो आदिल हंसता, अरे बंगाली होके रविंद्र संगीत नहीं कजरी गा रही हो तुम, भगवान तुमको माफ नहीं करेगा। सुपर्णा खिन्न हो जाती, कहती शोमा घोष का गाया हुआ है, एकदम बेजोड़ है ये कजरी। आदिल कभी बनारस और मिर्जापुर जरूर जाएंगे। हाँ, उस दिन जब कालका मेल मिर्जापुर से गुजरी थी तो सोती हुई सुपर्णा को आदिल ने जगाते हुए कहा था, देखो आ गया तुम्हारे सपनों का शहर, तुम हाँ कहो तो हम बुढ़ापे में यहीं घर बना लेंगे। तुम 70 की होके भी वो कजरी गाना और तब तक मैं तानपुरा बजाना सीख ही लूंगा। हा? दोनों जोर जोर से हंस दिए थे। आज फिर सुपर्णा की आंखें अंधेरों में मिर्जापुर शहर ढूंढ रही थीं। ट्रेन को वहां से गुजरना था। सुपर्णा बोगी के दरवाजे पर जाके खड़ी हो गई। ट्रेन जब मिर्जापुर स्टेशन में दाखिल हुई तब भी सुपर्णा वहीं खड़ी रही और जब ट्रेन वहां से निकली तब भी। बीच में 1-2 पैसेंजर चढ़े। सुपर्णा ने उनको रास्ता दिया लेकिन वहां से हटी नहीं। ट्रेन ने जैसे ही थोड़ी रफ्तार पकड़ी, सुपर्णा ने हाथ में पकड़े एक कागज को हवा में उड़ा दिया। ये आदिल और उसकी रजिस्टर्ड शादी के सर्टिफिकेट की कॉपी थी, वही कागज जिसने उनके रिश्ते पर मुहर लगाई थी। आज वो मुहर हटा देना चाहती थी। उस रिश्ते को, अपने वजूद को, अपनी सांसों को आजाद कर देना चाहती थी। वो वापस अपनी सीट पर आई तो मुस्कुरा रही थी। बोगी के सारे लोग सो गए थे। शौविक, उसकी मम्मी और वो वृद्ध महिला भी सो गए थे। जब अपनी सीट पर लेटी तो उसे एक सुकून भरी नींद ने घेर लिया। कालका मेल की नींद उसे छोड़े हुए सपनों की दुनिया में वापस ले गई थी। वो सपनों की दुनिया जहां बागची मैंशन था। सुपर्णा उस लोहे वाले गेट के ठीक किनारे पे एक सफेद खुशबूदार फूलों के बड़े से पेड़ को साफ देख पा रही थी। गेट पे था मार्बल का एक प्लाक जिस पर बागची मैंशन लिखा हुआ था। उसे इतने सालों बाद भी वो घर वैसा ही दिख रहा था। घर की रसोई से आती खुशबू उसकी नाक में घुसी चली आ रही थी। बाबा, माँ, दादा, छोटदा, सबका हंसता हुआ चेहरा उसके सामने बारी बारी से आ रहा था। घर के पर्दे, गमले में लगे गुलाब के फूलों के पौधे, छत पर सूखती माँ की जामदानी साड़ी, सब उसे दिख रही थी। उसका घर उसके लिए बाहें फैलाए हुए इंतजार कर रहा था और एक थकी हुई मुसाफिर सी सुपर्णा भी अब बस अपने घर लौटना चाहती थी। और न जाने क्या क्या हंसी ख्वाब देख रही थी वो जब उसका फोन बज उठा। वो हड़बड़ा कर उठी। बाहर अब भी अंधेरा था। फोन पर दादा मोनी का नाम फ्लैश हो रहा था। टाइम देखा तो 5:20 हो रहे थे। वो फोन उठाना नहीं चाहती थी लेकिन शिष्टाचारवश उसने उठा लिया। दादा बांग्ला में बोले, सोन छोटकी, तुम ना संतरगाछी पे उतर जाना। सुपर्णा एक तो नींद से हड़बड़ा कर उठी थी, ऊपर से दादा की ये बात सुनकर वो बौखला गई। संतरगाछी क्यों उतरूं? ये ट्रेन तो रुकती भी नहीं वहां। दादा ने उसकी बात काटी। अरे रुकती है, मैंने पता किया है, बस 2 मिनट रुकती है। तुम्हारे छोटा आएंगे तुमको लेने। लेकिन दादा घर तो हावड़ा के नजदीक है ना, संतरगाछी से 2 घंटे लग जाएंगे, फिर मैं यहाँ क्यों उतरूं? दादा अचानक गंभीर हो गए। उनकी आवाज लग रही थी मानो बहुत थकी हुई हो। वो बोले, छोटकी, अब हम लोग संतरगाछी में ही रहते हैं। बागची मैंशन गिरवी पड़ा हुआ है। सुपर्णा का सर घूमने लगा। वो घर, उसके परिवार का वजूद, उन सब का गुरूर, बागची मैंशन गिरवी पड़ा था। उसे सिहरन हो रही थी। उसके कांपते होंठ बस यही पूछ पाए, दादा कब, क्यों? दादा ने शांत स्वर में कहा, घर आ, बताता हूं। दोस्तों, मेरी मंडली की सदस्या रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी लौटते कदम पार्ट 2 बस इतनी ही। सुपर्णा को पता चलता है कि उसका घर, बागची मैंशन, जहां वापस लौटने के सपने वो रात दिन देखा करती थी, वो घर अब गिरवी पड़ा है।
एक समृद्ध परिवार की निशानी बागची मैंशन को क्यों गिरवी रखना पड़ा, यह बताएगा कहानी का अगला हिस्सा, लौटते कदम पार्ट 3।